आज का टॉपिक है आईएनडीसीज, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। क्या है आईएनडीसीज, अभी फिलहाल क्यों है ये चर्चा में, एंड व्हाट आर इंडियाज अपडेटेड फर्स्ट आईएनडीसीज। देन जानेंगे प्रोग्रेस मेड टिल डेट, अभी तक इस दिशा में क्या प्रोग्रेस मेंटेन की गई है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक आईएनडीसीज। आईएनडीसीज हैं क्या, इनका बैकग्राउंड पहले समझ लेना। आईएनडीसीज एक एब्रीविएशन है किसके लिए, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट है। किस चीज के लिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, पेरिस फ्रांस के अंदर 2015 के अंदर। ठीक है, और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इससे पहले लीमा पेरू के अंदर 20 का आयोजन किया गया था, लीमा पेरू के अंदर कोप 20 का आयोजन किया गया था 2014 में, और उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, उससे पूर्व हर एक देश स्वेच्छापूर्वक यूएनएफसीसी के अंतर्गत, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज की जो सिग्नेटरी पार्टीज हैं उनको कोप पार्टीज कहा जाता है। तो ये कोप पार्टीज जो हैं स्वेच्छापूर्वक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो होने वाला था कब, 2015 में, नवंबर 2015 में, तो डिसाइड किया गया लीमा कोप 20 2014 में, जिसका आयोजन किया गया था कि कोप 21 जो पेरिस में होने वाला है उससे पूर्व स्वेच्छापूर्वक सारे देश अपना आईएनडीसीज का क्रिएशन करके आईएनडीसीज को इंटरनेशनली सबके सामने पुटअप करेंगे कि हम ये प्लेज करते हैं, हम इन चीज में ये प्रयास करेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन के कम किया जा सके। ठीक है, तो इसी के बैकग्राउंड के साथ में आईएनडीसीज का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने कब किया, 2 अक्टूबर 2015 को, यानी जस्ट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पूर्व इंडिया ने 3 आईएनडीसीज घोषित किए थे, 3 आईएनडीसीज। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या थे। 3 आईएनडीसीज इंडिया के जो थे वो, पहला था इमिशन इंटेंसिटी। क्या होता है इमिशन इंटेंसिटी, पर यूनिट ऑफ जीडीपी, पर यूनिट ऑफ जीडीपी क्रिएशन के लिए हम कितना एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेज का, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी का एमिशन इंटेंसिटी। तो इसको हम 2005 का जो लेवल है हमारा, 2005 में हम 1 यूनिट जीडीपी क्रिएशन के लिए जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे थे उस लेवल से कम करके 33 से 35% कम कर देंगे। कब तक, 2030 तक। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे, टोटल कैपेसिटी का 40%। और थर्ड जो आईएनडीसी था वो ये था कि कार्बन सिंक तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर उनको एब्जॉर्ब कौन करेंगे, फॉरेस्ट और ट्री का प्लांटेशन करके हम ऐसा कवर तैयार करेंगे जो कार्बन सिंक की तरह काम करेगा, कार्बन सिंक की तरह काम करेगा CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो 2.5 से 3 गीगाटन, 2.5 से 3 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम ग्रीन हाउस गैसेज का एब्जॉर्प्शन कर सकें, ऐसा कार्बन सिंक तैयार कर लेंगे 2030 से पूर्व। इस तरीके से हमारे 3 आईएनडीसीज थे, और हमने आईएनडीसीज का बैकग्राउंड देखा क्या है, अभी चर्चा में क्यों है, क्या कारण है इसका चर्चा में रहने का। चर्चा में रहने का कारण ये है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने अगस्त 2022 में यूएनएफसीसी के समक्ष अपने अपडेटेड आईएनडीसीज को क्या किया है, पुटअप किया है। आईएनडीसीज को अपडेटेड करके पुटअप करने की जरूरत कहां से आई, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कोप 21 के बाद में 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट आया था, उसमें ये बाध्यता है कि हर एक जो कंट्री है जिसने एक बार अपना प्लेजेज रख दिए हैं, कंट्रीब्यूशन टारगेट सामने रखे इंटरनेशनली, उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन प्लेजेज को वो हर 5 साल में अपडेट करेंगे और उनको हायर कमिटमेंट्स की तरफ बढ़ाते हुए अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रोंगली वो रिड्यूस करेंगे। तो इस दिशा में हर 5 साल बाद में हर एक कंट्री को अपने आईएनडीसीज को क्या करना है, अपडेट करना है। तो इसी के तहत इंडिया ने अभी 2 अक्टूबर 2015 को जो अपने फर्स्ट टाइम जो आईएनडीसीज रखे थे उनको अपडेट करके अगस्त 2022 में क्या रखा है, यूएनएफसीसी के सामने रख दिया है। और इनकी अवधि क्या है, 2021 से 2030 तक की अवधि के लिए है ये, यानी कि 10 सालों में हम क्या क्या करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने आईएनडीसीज को अपडेट किया है।
तो इनको रखते समय इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने ये भी रखा है कि हमारी मंशा क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है इनको अपडेट करने का, और इनके पीछे हमारी भावना क्या है। भावना ये है कि हम अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए और CBDRRC जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जिसकी चर्चा हुई थी, हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित और विकासशील देश या अल्प विकसित देशों के बीच की जो बोन ऑफ कंटेंशन बना रहता है, ये विवाद का विषय रहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि हम इतना पैसा क्यों दें आपको। तो इसके पीछे तर्क ये है, जो रीजन ये है कि इन लोगों ने हिस्टोरिकली काफी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है, और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बना रहता है सालों साल। जैसे CO2 है मेजर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है, उसमें CO2 जो गैस है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर एटमॉस्फेयर में बनी रहती है, और वो ही आगे चल के क्या रहता है, क्लाइमेट वो नुकसान पहुंचाता है, क्लाइमेट चेंज का कोज बनता है, ये कंसर्न का कारण बनता है। तो इसीलिए आप लोगों ने जब हिस्टोरिकली इतना डेवलपमेंट की अपनी विकास प्रक्रिया के अंदर इतने ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन किया है, और हम लोगों ने अभी तो इतना कुछ इमिशन भी नहीं किया लेकिन हम उसके दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग हमें क्या दें, फाइनेंस दें, हमें वित्त प्रोवाइड करवाएं, हमें टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करें, तकनीक का हस्तांतरण करें। ठीक है, तो ये किसके तहत, ये प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ग्रीन हाउस गैसेज को एमिशन को कम करे, लेकिन ये डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जितना कर पा रहा है, विकसित देश ने जितना इसमें फंड टेक्नोलॉजी के अंदर R&D में जितना इन्वेस्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उनकी जितनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी हम लोगों की है नहीं, और ना हम उसमें कैपेबल हैं, ना हमने ऐसा इसके लिए कुछ एमिशन किया है। तो हम लोगों को सामने क्या कंसेप्ट रखा गया, हम लोगों ने कंसेप्ट रखा कि कॉमन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन साथ के साथ वो डिफरेंशिएटेड हो, उनके हिस्टोरिकल मिशन है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और ये रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, हर एक देश की अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही वो अपना टारगेट्स, इमिशन रिडक्शन टारगेट तय करेंगे। तो इसलिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का कंसेप्ट रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो कब हुआ था, COP20 के बाद में, जो उसका आउटकम था COP23 जो जापान में हुआ था, उसका जो आउटकम था उसी को क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, उसी को क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इससे प्रादुर्भाव हुआ था CBDR के कंसेप्ट का। इंडिया ने इसी के साथ में क्या कहा है कि हमारा जो गोल है वो है एमिशन इंटेंसिटी को कम करना, एट द सेम टाइम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। हमारे जो अपडेटेड INDCs हैं वो इस दिशा में है कि हम एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, साथ के साथ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा मितव्ययितापूर्ण जो प्रयास हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, जिसमें हम अभी कर भी रहे हैं। जैसे स्टार रेटिंग देते हैं अपने अप्लायंसेस को, इसके अलावा पेट स्कीम है, परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पेट स्कीम है। ठीक है, इस तरीके से हम इमिशन इंटेंसिटी को कम करने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो नेट जीरो का जो टारगेट है, नेट जीरो का जो हमारा टारगेट है, ग्लासगो के अंदर जब लास्ट ईयर COP26 का आयोजन हुआ था, तब हमारे आदरणीय PM साहब, आदरणीय मोदी जी ने क्या रखा था, COP26 ग्लासगो के दौरान टारगेट रखा था कि नेट जीरो जो कार्बन, या इसको क्या बोलते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी को हम अचीव करने का टारगेट रखते हैं 2070 तक, 2070 तक। और क्या है नेट जीरो, नेट जीरो यानी कि हम एमिशन को क्या कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे। नेट क्या है, दो चीजों का नेट रिजल्ट है वो जीरो होता है। अब दो क्या है वो दो चीज, एक तो है एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन करते हैं हम जो एमिशन कर रहे हैं उसी को फिर हम अब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, उसी को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो एमिशन किया है को वापस एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये जो एमिशन हुआ इसमें से इसको घटा देंगे, तो आगे क्या होगा, इस तरीके से नेट जीरो होगा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन। इसके लिए CCS टेक्निक है, कार्बन CCS टेक्निक है। क्या है बच्चों CCS टेक्निक? CCS टेक्निक्स हैं कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्निक, जो एक 3 स्टेज टेक्निक है। 3 स्टेज टेक्निक है। 3 स्टेज टेक्निक में क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ, इसमें कई सारी गैसेज रहती हैं, तो उन गैसेज को, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन गैसेज को सबसे पहले क्या किया जाता है, अन्य गैसों से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जिसको सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। सेकंड क्या है, इसी को जब CO2 जैसे हमने अलग कर लिया, CH4 अलग कर लिया, उसको लिक्विफाइड फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके उस स्थान पे ले जाएंगे जहां हमें स्टोर करना है। तो थर्ड स्टेज,
क्या है, स्टोरेज। और स्टोर कहाँ करेंगे, या तो अर्थ के जो काफी नीचे गहराई में जो चट्टान है उनके बीच में जो स्पेसेज है वहां करेंगे, या डीप ओशन के अंदर, डीप ओशन के जो नीचे है वहां पे इसको स्टोर कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया ग्रीन हाउस गैसेज को। तो हमारा जो अपडेटेड आईएनडीसीज है वो उस दिशा में भी हमारा कदम है कि हम नेट जीरो अचीव कर सकें 2070 तक। और नेट जीरो का कंसेप्ट जैसे अभी आपको बताया, मोदी जी ने पंचामृत का जो कंसेप्ट दिया था COP26 के अंदर ग्लासगो में, उसका जो लास्ट वन जो पांचवा जो टारगेट था वो यही था कि हम नेट जीरो अचीव करेंगे 2070 तक। तो हम डायरेक्टली तो इसको एनडीसीज में नहीं रखा है नेट जीरो को 2070 तक अचीव करना, लेकिन इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करेंगे इस टारगेट को भी। देन एनडीसीज क्या है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, एनडीसीज लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री पे, ये लीगली उनको बाइंड नहीं करता है। लेकिन जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जाता, क्योटो प्रोटोकॉल वो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी था, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी था किस पे, क्लाइमेट पे बेस। और क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, COP3 के बाद में। COP3 कहाँ हुआ था, जापान की क्योटो सिटी है वहां पे। तो COP3 के बाद में जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था, उसके तहत पहली बार ऐसा लीगली बाइंड किया गया था। और किया गया था कि जो भी कंट्रीज हैं उनका जो कमिटमेंट पीरियड एक डिसाइड किया गया, उस कमिटमेंट पीरियड में उनको वो अचीव करना है, वो उसके लिए लीगली बाइंडिंग है। लेकिन ऐसा आईएनडीसीज के साथ में नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। लेकिन लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इनको सपोर्ट क्या करता है, रिव्यू प्रोसेस, यूएनएफसीसी के द्वारा इनका रिव्यू किया जाता है कि हर एक देश ने जो आईएनडीसीज स्वेच्छापूर्ण जो आईएनडीसीज निर्धारित किए थे, क्या उनको अचीव करने की दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं, और कितनी उन्होंने अभी तक प्रोग्रेस मेंटेन की है। तो पीरियोडिकली इसकी रिव्यू किया जाता है, असेस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको इंटरनेशनली उन्होंने खुद आकर के स्वेच्छापूर्ण ये निर्धारित किया था। अब यदि वो इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ये उनकी इंटरनेशनल छवि को कमजोर करता है। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे आईएनडीसी जो हमने डिसाइड किए हैं उनकी दिशा में हम प्रोग्रेस ना करें या उससे बचने का रास्ता निकालें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होकर के लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन उन पे एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनली आकर के स्वेच्छापूर्ण तरीके से कमिटमेंट खुद किया था। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लोग इसके लिए बाउंड होते हैं, हर एक कंट्री इसके लिए बाउंड होता है कि वो इस दिशा में सकारात्मक दिशा में कदम उठाए और इस जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव करे विद इन टाइम फ्रेम। देन कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये क्या काम करेंगे, सेफ गार्ड की तरह काम करेंगे। किस लिए सेफ गार्ड, क्या है कि क्लाइमेट चेंज होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, तो उस क्लाइमेट चेंज से ये क्या करेंगे, सेफ गार्ड की तरह काम करेंगे आईएनडीसीज पे यदि काम किया तो आई जो एमिशन को रिडक्शन करेंगे। एंड यदि जो एमिशन हो गया है उसकी वजह से जो दुष्प्रभाव हैं, जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेटिक जो इवेंट्स होते हैं, जिस तरीके से बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होता है, ठीक है, तो इनके लिए अडेप्शन की, इनके लिए जो अडेप्शन की अनुकूलता की जो प्रोसेस है उसकी दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। तो ये जो आईएनडीसीज हैं ये ना केवल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन की बात करते हैं, बल्कि जिससे जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनके लिए अडेप्शन के लिए कैपेबिलिटी जनरेट करने की भी लक्ष्य रखते हैं, उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि आईएनडीसीज क्या हैं, इंडिया के अपडेटेड आईएनडीसीज लाने की जरूरत क्या रही, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो निर्धारित किया गया था कि हर 5 साल में जो अपने आईएनडीसीज हैं उनको हर एक कंट्री को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और इंडिया ने जो ये अपडेटेड आईएनडीसीज रखे हैं तो उनके पीछे क्या मंशा जाहिर की है, एक तो कि ये सीबीडीआर आरसी के तहत और राष्ट्रीय जो हमारी परिस्थितियां हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनको लाया गया है। दूसरा, इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि हम अपनी इमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे, साथ के साथ एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाएंगे। एंड थर्ड वन क्या है कि ये जो हमारा प्रयास है वो हमें नेट जीरो जो हमने अचीव करने का 2070 तक नेट जीरो का जो टारगेट रखा उसको अचीव करने में भी हमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले हमने इनको सबसे फर्स्ट टाइम 2 अक्टूबर 2015 को रखा था और अभी इनको अगस्त 2022 के अंदर इनको अपडेट किया है, जो कि किस अवधि के लिए होंगे, 2022 तक की, 2021 से लेकर के 2030 तक की अवधि के लिए होंगे। अब आईएनडीसीज क्या है, आईएनडीसीज आपको बताया कि जो फर्स्ट 3 आईएनडीसीज थे वो एमिशन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कार्बन सिंक, इनको एड्रेस करते हुए लाए गए थे। एमिशन इंटेंसिटी क्या चीज़ है, 1 यूनिट जीडीपी को जनरेट करने के लिए हम कितना ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन करेंगे, तो उसका लिए एक रेफरेंस पीरियड भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, कहाँ से किस लेवल से कम करना है। तो जो रेफरेंस पीरियड है वो 2005 में हम 1 यूनिट जीडीपी जनरेशन के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करते थे, उसका 33 से 35% तक हम रिड्यूस करेंगे अपनी इंटेंसिटी को, कब तक, 2030 तक। लेकिन ये टारगेट अभी इंडिया ने
इसको बढ़ा दिया है कि कितना कर दिया है 45%, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी अचीव करने की बहुत नज़दीक हैं 2030 से पहले ही, इसलिए हमने क्या रखा है इसको कि अब हम हमारा टारगेट बढ़ा करके 45% करते हैं, हम इसको स्ट्रेंथन करते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उस नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमने टारगेट रखा था 40% का, और वो भी हमने क्या किया है, अचीव कर लिया है। सितंबर 2022 का जो लेटेस्ट डेटा बताता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, वो बताता है कि हम ऑलरेडी 41.5%, हमारा जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसका 41.5% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से। ये क्या होते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज वो हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जिनके अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के आधारित इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आधारित कौन से हैं? जैसे सोलर हुआ, विंड हुआ, ठीक है, और टाइडल हुआ, इस तरीके से। और इसके साथ में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो 41.5% कर लिया। इसलिए इसको भी हमने अपडेट करके क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया है 50%। यानी अब हम 2030 तक 50% टोटल जो इंस्टॉल्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसका 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रहेगा। देन थर्ड वन है कि कार्बन सिंक। कार्बन सिंक आपको जैसे बताया कि ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन हो गया है एटमॉस्फेयर में या जो हो रहा है उसको किससे, हम ट्री और प्लांट कवर तैयार करके हम इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एक कार्बन सिंक तैयार करेंगे इन ट्री और प्लांट्स को प्लांटेशन के थ्रू। और ये टारगेट क्या रखा गया था कि 2.5 से 3 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 2.5 से 3 गीगाटन, उसको हम क्या करेंगे 2030 तक एब्जॉर्ब करेंगे, सिंक तैयार करेंगे उसके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है फोर्थ हमारा जो आईएनडीसी है वो अपडेटेड आईएनडीसी है, उसके टोटल 8 आईएनडीसी निर्धारित की गई। 3 जो पहले वाले हैं वो क्वांटिटेटिव थे नेचर में कि हम इतना % तक इसको जीडीपी इंटेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, घटा करके 45% तक। देन हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसको हम 50% तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड करेंगे, कार्बन सिंक है वो 2.5 से 3 गीगाटन तक करेंगे। तो ये तो थर्ड वाला एनडीसी है, इसको अभी तक हमने कोई अपडेट नहीं किया, बाकी पहले वाले दोनों को बढ़ा करके और स्ट्रेंथन कर दिया गया। और तीनों की क्या विशेषता, तीनों ही क्वांटिटेटिव नेचर के। आगे वाले क्या है, आगे वाले इस तरीके से हैं कि हम इन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और इनकी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारे प्लेज हैं, इन कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, क्वालिटेटिव नेचर के हैं, इनमें कोई क्वांटिटी से मापा नहीं जा सकता। जैसे कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ डेवलपमेंट को अपनाएंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ डेवलपमेंट को अपनाएंगे आगे चल के। देन क्या है कि हम हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग की बात की गई है। वे ऑफ लिविंग हमारा हेल्दी और सस्टेनेबल होगा, और इसके लिए जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने क्या रखा था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन लॉन्च किया था। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन लॉन्च किया था, लाइफ जिसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इस कैंपेन में क्या कहा गया था, हम मेंटेलिटी को चेंज करेंगे, हम पैराडिग्म शिफ्ट की तरफ जाएंगे। किस तरफ कि जो बिना सोचे समझे जो हम एमिशन करते हैं उसकी और जो यूज करते हैं उसकी बजाय हम सोचा समझा डेलिबरेटली हम यूटिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और ये हमारा क्या किस पे बेस्ड होगा, हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है कंजर्वेशन का, और हमारा जो पहले की जो परंपरागत संरक्षण पद्धतियां थी, चाहे वो प्रकृति अनुकूल हो, चाहे वो जल संरक्षण की पद्धतियां हो, इन जो ट्रेडिशनल हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो परंपरागत मूल्य हैं, उनके ऊपर बेस्ड होगी हमारी जीवन पद्धति, ताकि हम क्या कर सकें, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन को अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये एक मानसिकता में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, मेंटलिटी और पैराडिग्म शिफ्ट के लिए ये लाइफ कैंपेन है, इसकी दिशा में हम कार्य करेंगे। ये हमारा क्या है, 5th आईएनडीसी है। और 6th आईएनडीसी क्या है, हम बेटर अडोप्टेशन के लिए क्या करेंगे, एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इस तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ताकि जो क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबल सेक्शंस है, क्लाइमेट चेंज होने पे सबसे पहले जो प्रभावित होते हैं, जिन नकारात्मक तौर पे जो प्रभावित होते हैं, उन सेक्टर्स को हम अडेप्टेशन के अनुकूलता के लिए
तैयार कर सकें। और इनमें सबसे पहले क्या आता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता है कृषि जो है तापमान, जलवायु, इनसे का वेदर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। थोड़ा सा भी रेनफॉल या टेम्परेचर का जो पैटर्न है वो चेंज होता है तो कृषि उत्पादन सबसे पहले प्रभावित होता है। देन वाटर रिसोर्सेज भी हमारे जो हैं, ग्लेशियल जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्लाइमेट चेंज से। देन हिमालयन रीजन जो है हमारा एंड कोस्टल रीजन है, ये इको सेंसिटिव जोन्स हैं अपने को पता है, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन भी हैं। तो यहाँ पे हिमालय रीजन जो कोस्टल रीजन है, इन रीजन्स को भी हम वल्नरेबल सेक्टर मानते हैं और इनके भी संरक्षण के लिए हम कदम आगे संरक्षण के लिए उपाय करेंगे। देन हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे पेंडेमिक आया कोविड, ठीक है, तो ये जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, क्लाइमेट से लिंक्ड होती हैं। तो इन हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर क्या है, जैसे बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, इनके मैनेजमेंट के लिए भी हम और बेटर अडेप्टेशन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इस तरह डिजाइन करेंगे ताकि इन वल्नरेबल सेक्टर्स को संरक्षित रखा जा सके। देन सेवंथ हमारा आईएनडी है कि इन सब चीज़ों के लिए हमने इतनी सारी बातें की हैं, हमने ये करेंगे, हम ये करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिएगा, एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या एडिशनल फंड हमें पूरा डोमेस्टिकली अवेलेबल हो जाएगा? नहीं, हमारी और भी रिक्वायरमेंट्स है और हमारे पास इतने फंड अवेलेबल नहीं है। तो सीबीडीआर सीआर के तहत, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ये क्लाइमेट चेंज का दंश है वो सहन करना पड़ रहा है, तो वो कंट्रीज हमें फंड प्रोवाइड करवाएं, हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे फंड की बात की गई, फंड मोबिलाइज करेंगे हम डोमेस्टिक सोर्सेज से एंड इंटरनेशनल सोर्सेज से। देन एट्थ पॉइंट क्या है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे, क्षमता सृजन की बात करेंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने की बात करेंगे जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के अनुकूल हो। और ये जॉइंट कोलेबरेटिव आर&डी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके साथ में हम जॉइंट कोलेबोरेशन करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे संपादित करेंगे। और जो कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी आपको होता है सीसीएस, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक है, और जो भविष्य की जो टेक्निक्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संपादित कर सकें कोलेबोरेशन के साथ में, किनके, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में। तो इस दिशा में भी हमारा एक प्लेज है जो 8th प्लेज है। इस तरीके से हमने 8 अपने क्या तैयार कर लिए हैं, आईएनडीसी, जो 2021 से 30 की अवधि के लिए होंगे, आगामी 10 वर्षों के लिए। और इनके लिए हमने पहले जो 3 है वो क्वांटिटेटिव नेचर के हैं, इनको हमने जो शुरुआत में 2 अक्टूबर 2015 में जब फर्स्ट टाइम हमने सामने रखा था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पहले यूएनएफसीसी के सामने, उनमें से पहले वाले जो 3 थे उनमें से 2 को तो हमने क्या किया और स्ट्रेंथन किया, तीसरा एज इट इज है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, ये है। और इसके बाद में जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये क्या है, क्वालिटेटिव नेचर के, और इनको भी हमने इंक्लूड किया है और अपने अपडेटेड आईएनडीसीज का हिस्सा बनाया है। और 2021 से 30 की जो हमारी रूपरेखा है, प्रारूप है, उसमें इनको शामिल करते हुए हमने शो किया है कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्री इंडस्ट्रियल एरा का जो एवरेज अर्थ टेम्परेचर था, कितना था एवरेज अर्थ टेम्परेचर, जितना भी था उस एवरेज अर्थ टेम्परेचर से इस सदी के अंत तक, यानी 2100 तक, हम इस सदी के अंत तक मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस का ही बढ़ोतरी हो इस टेम्परेचर में, इस तरीके की कोशिश करेंगे। इस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे और हम नेट न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस दिशा में हमारे ये जो 8 आईएनडीसीज हैं इनको प्रिपेयर किया गया है और ये हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल हमने इनको तैयार किया गया है। देन अभी इतनी सारी बातें कर ली हमने, इतना सारा क्या केवल हम कमिटमेंट्स ही करते रहें, क्या प्लेज ही करते रहें, क्या इस दिशा में हम सही तरीके से बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग तो है नहीं क्योटो प्रोटोकॉल की तरह। तो अब इनके लिए असेसमेंट की प्रोसेस है और असेसमेंट की प्रोसेस के तहत क्या करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स के अंदर जो आउटकम्स बताए जाते हैं उनके आधार पर हम इसका अभी असेस करते हैं कि हमने, इंडिया ने क्या केवल बोल वचन किया है या इसके अलावा क्या हम रियल में इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। देन हम देखते हैं सबसे पहले एमिशन इंटेंसिटी को, जैसे कि हमारा 33 से 35% का टारगेट था 2005 का जो लेवल था, उससे उसको 33 से 35% तक घटा करके कम कर देंगे। तो क्या हमने रियल में किया? जी बिल्कुल, हमने ऑलरेडी 24% इसको रिड्यूस कर दिया, लोअर लेवल पे लेके आ गए 2005 के लेवल से इमिशन इंटेंसिटी को। और कब हुआ ये? 2016 तक ही, यानी कि हम बहुत पहले ही इसको अचीव कर चुके। इसीलिए हमने इसको बढ़ा करके क्या किया, अभी 45% का टारगेट किया, यानी कि हम इस दिशा में बहुत सकारात्मक रूप से और काफ़ी पॉजिटिवली काम किया, इसीलिए हमें इस तरीके से के आउटकम सामने आए।
ओके। देन सेकंड वन क्या है? सेकंड वन ये है कि हमने जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की थी, वो क्या की थी? 40% तक हम ऐसा करेंगे। तो हम ऑलरेडी 41.5% कर चुके हैं सितंबर 2022 तक। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये रिपोर्ट है और ये कहता है कि 41.5% जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और इस नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के टारगेट को भी हमने अचीव किया, जो दिखाता है कि इंडिया अपने जो कमिटमेंट्स करता है उनकी तरफ पॉजिटिवली काम करता है। और हमारे जो परंपरागत वैल्यू सिस्टम है जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, और इसी के तहत हमने अपने कमिटमेंट्स को काफ़ी सीरियसली लिया है और उन कमिटमेंट्स को अचीव करने के लिए प्रयास भी किए हैं। जो हमारे नेशनल सोलर मिशन, विंड पॉलिसी एंड अदर जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इनके द्वारा हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाया है। और अकेले इन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्स है इनसे 28%, एंड देन स्मॉल जो अदर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन है, उनका हिस्सा 11% है। इस तरीके से टोटल मिलाकर हमारा 41.5% हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन कर पा रहे हैं। देन थर्ड वन क्या है? हमारा एक रिपोर्ट निकलता, एक इंडेक्स आता है। क्या इंडेक्स आता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसके अंदर भी इंडिया की रैंकिंग लगातार टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, टॉप 10 परफॉर्मर कंट्रीज हैं, उनके अंदर हम स्थान बना रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि इंडिया काफ़ी एक्टिवली अपने कंट्रीब्यूशन को, प्लेजेस को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो गाइज, होप करते हैं कि आपको आज का जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्यों ये चर्चा में बना हुआ है, चर्चा में बना रहने के बाद में एनडीसीज क्या थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, और इनको जो फर्स्ट अपडेटेड जो एनडीसीज हैं 2021 से 30 की अवधि के लिए जो टोटल 8 एनडीसीज हैं उनको हमने डिस्कस किया। देन अभी की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। थैंक यू गाइज।